नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेरा भारत। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के विषय में ऐसे घटनाक्रम की जो पर्दे के सामने नहीं बल्कि पर्दे के पीछे घटित हो रहा है, नेपथ्य में घटित हो रहा है। सामने से कोई नहीं बोल रहा लेकिन सब चाल अपनी चल रहे हैं। चौसर बीत चुकी है, खिलाड़ियों ने अपनी चालें तय कर दी हैं। एक ऐसा चुनाव बिहार का होने जा रहा है जिसमें सिर्फ सीटों की संख्या नहीं बल्कि राजनीतिक संगठनों, गठबंधनों, मतदाताओं की छुपी कार्यशैली और गुप्त समझौते की भूमिका भी अलग और अहम हो गई है। क्या वास्तव में मुख्य राजनीतिक दल और गठबंधन एक दूसरे को पराजित करने में लगे हैं? क्या मतदाता अब नए विकल्प के तलाश में निकल पड़े हैं? और 14 नवंबर के परिणाम हमें क्या संकेत दे रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं विस्तार से। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरा माहौल तैयार हो चुका है। इस चुनाव की कुछ बातें इस प्रकार हैं। इस बार कुल 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे। मतदान 2 चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होगा तो दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा और मतों की गिनती का काम 14 नवंबर को होने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में बिहार की राजनीति कुछ जलेबी की तरह चल रही है, यानी घुमावदार राजनीति बिहार का शगल बन चुकी है। गठबंधन टूट रहे हैं, नए गठबंधन बन रहे हैं, कुछ गठबंधन के अंदर जा रहे हैं, कुछ गठबंधन के बाहर आ रहे हैं। पार्टियां हर एक कोई नई संरचना कर रही है। सबसे महत्वपूर्ण राज्य में हुए जाति सर्वेक्षण, कास्ट सर्वे और उसका सार्वजनिक होने की घटना ने राजनीतिक समीकरणों को हिला करके रख दिया है बिहार के। आज इस पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि मुख्य खिलाड़ियों की स्थिति क्या है, मुख्य राजनीतिक दलों की स्थिति क्या है। उसके बाद आपके द्वारा उठाए गए गुप्त समझौते और रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। अंत में संभावित परिणामों पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए। भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन इस बार राज्य की राजनीति में मुख्य धुरी बना हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार ने पहले महागठबंधन मेजर विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के बाद फिर से एनडीए गठबंधन में इस बार वापसी की थी। एनडीए इस बार अपनी सरकार और संसाधनों का इस्तेमाल एक बड़ी ताकत के रूप में कर रहा है। कुछ सर्वे बताते हैं कि एनडीए का वोट शेयर लगभग 41.3% रहने वाला है, जबकि विपक्षी गठबंधन करीब 39.7% पर ही सिमट जाएगा। हालांकि एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी यानी कि पूर्व की सरकार के प्रति मतदाताओं की नाराजगी का दबाव भी झेलना पड़ेगा और जो मजबूत होकर के मुखर हो रहा है बिहार में नीतीश सरकार के प्रति। एनडीए ने कई सामाजिक जनसंख्या गणना से मिले आंकड़ों को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए अनेकों बार कोशिश की है। उदाहरण के लिए बहुत सारी पिछड़ी जातियों यानी कि एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेस की अवधारणा बिहार में एक नई अवधारणा बनी है। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के भीतर भी गठबंधन की सतह पर तो एक जैसा दिख रहा है एनडीए, लेकिन पूरे एनडीए गठबंधन में अंदरूनी टकराव, सीट वितरण की जद्दोजहद और स्थानीय दलों और साथियों के बीच असहमति बहुत ज़्यादा मुखर हो रही है। अब आते हैं दूसरे महागठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक के विषय में बात करने के लिए, जिसके मुख्य घटक हैं राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी,
इंडियन नेशनल कांग्रेस सहित कई छोटी छोटी पार्टियां हैं जो जिन्हें इंडिया ब्लॉक कहा जाता है। इस बार एनडीए को ये पूरा महागठबंधन इंडिया ब्लॉक चुनौती देने का दावा कर रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव इस गठबंधन में सीएम फेस के चेहरे की भूमिका निभा रहे हैं। इस गठबंधन में सीट वितरण रणनीति तय करने को लेकर विवाद अनेक प्रकार के सामने आ रहे हैं। कौन कितनी सीट लेगा, किसका कुनबा किस पर भरोसा करेगा, इन सब पर मतभेद देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी की नाराजगी भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। सर्वे बताते हैं कि विपक्षी गठबंधन युवाओं में, दलितों में, पिछड़ों में एनडीए से बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है, लेकिन संगठन संघीय एकता की कमी है। तीसरा विकल्प भी इस विषय में आ रहा है। इस चुनाव में तीसरा विकल्प भी सामने आया है, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, जन स्वराज पार्टी, जिसे बड़ी पार्टी की राजनीति से ऊब चुके मतदाता अपना समर्थन इस बार दे सकते हैं। यानी कि जन स्वराज पार्टी जैसे नए गठबंधन या राजनीतिक उपक्रम जिनका उद्देश्य पारंपरिक पार्टी से हटकर की धारा से हटकर के नया सुदूर दृष्टिकोण अपनाना है, वह भी इस चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं। सामाजिक वर्ग, जाति वर्ग में बदलाव, युवा वोटर की भूमिका और बना बनाया विकल्प नहीं चाहिए। आज के युवा को चाहिए कि मानसिक एकता दिखनी चाहिए, देश का विकास मिलना चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से आज का युवा हताश है। इसलिए कहा जा सकता है मुख्य दो गठबंधन के बीच की जो टक्कर थी जितनी तीव्र होनी थी, लेकिन तीसरे विकल्प के आने के कारण अब वह टकराहट कम होने की संभावना है। मतदाता खंड भी की भूमिका भी महत्व रखने वाली है इस चुनाव में। आइए कुछ घटनाक्रम को एक नए तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। नीतीश कुमार और उनकी जदयू का भाजपा एनडीए में साथियों को पटखनी देने का प्रयास। भाजपा अपने गठबंधन की जदयू और नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश में है। आइए देखते हैं कि इस दावे के पीछे क्या तर्क हो सकते हैं। नीतीश कुमार की जदयू की स्थिति पिछले कुछ समय में जदयू ने महागठबंधन में शामिल होकर के फिर एनडीए में लौटने की प्रक्रिया देखी। इससे उनके और भाजपा के बीच सत्ता साझेदारी, संसाधन विभाजन और राजनीतिक दावों में आपस में तनाव उत्पन्न हुआ है। भाजपा की दृष्टि से देखें तो अगर भाजपा चाहती है कि वह राज्य में या उसके घटक अधिक मुखर हों, तो गठबंधन के प्रमुख सहयोगी जैसे जदयू को कमजोर करना चाहेगी भाजपा, ताकि भाजपा की स्वायत्तता बढ़ सके और यह रणनीति कामयाब हो सके। राजनीतिक संकेत, कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग का मुद्दा, उम्मीदवारों की चयन का मुद्दा आदि में भाजपा जदयू के बीच काफ़ी अधिक मतभेद हैं और एक टकराहट के आसार दिखाई देते हैं। लेकिन यह कहना कि भाजपा निष्ठुरता से जदयू को पूरी तरह बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, पूरी तरह पुष्ट नहीं है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि भाजपा के साथ आज तक जो भी दल मिला है वो समाप्ति हो गया, चाहे शिरोमणि अकाली दल हो या शिवसेना हो या अन्य कोई दल हो, लोकदल हो, इनेलो हो, सभी दलों को भाजपा ने समाप्त कर दिया है। तो जदयू भाजपा के बीच सहयोग के साथ प्रतिस्पर्धा का मिश्रण स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें भाजपा अपनी भूमिका बढ़ाना चाह रही है और नीतीश जदयू अपनी शक्ति को बचाए रखने के लिए हाथ पैर मार रही है। नीतीश कुमार भाजपा के गठबंधन एलजेपी रामविलास को निपटाने में लगे हैं।
नीतीश कुमार एलजेपी के रामविलास के निशाना बना रहे हैं। उदाहरण स्वरूप भोजपुरी कलाकार सीमा सिंह का पर्चा खारिज किए जाने का मामला। चुनावी दलों उम्मीदवारों के चयन में अक्सर समीकरण होते हैं। गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटें बांटी जाती हैं। एलजेपी रामविलास को जदयू भाजपा गठबंधन ने कठिन स्थिति में लाकर रख दिया है। यह रणनीति दो कारणों से हो सकती है। जदयू भाजपा चाहते हैं कि राज्यों में के खेल में उनका गठबंधन प्रमुख बने, अन्य छोटे सहयोगी दलों की भूमिका सीमित हो जाए। स्थानीय स्तर पर सीट दावेदारी व उम्मीदवारों की लिस्ट क्रियावली में नियंत्रण रखा जाए। उदाहरण के रूप में सीमा सिंह का पर्चा खारिज होना एक संकेत हो सकता है कि गठबंधन में सहयोगी दलों की स्थिति कमज़ोर हो रही है, या उसको कमज़ोर किया जा रहा है, या उसे सख्ती से नियंत्रित किया जा रहा है। हालांकि यह एक मामला है, लेकिन चुनाव की शुरुआत में ही लोक जनशक्ति पार्टी को, एनडीए गठबंधन को एक धक्का तो लगा है, झटका तो लगा है, क्योंकि एक सीट तो उनकी पहले ही कम हो चुकी है। 243 पर लड़ रहे थे, अब लड़ रहेंगे 242 पर। तो बूनी ही खराब होना, शुरुआत ही खराब होना एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती है। इसके अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस महागठबंधन को जीतने नहीं बल्कि हराने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी महागठबंधन में संगठन विभाजन के द्वारा खुद ही अपनी पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। विश्लेषण यह हो सकता है कि महागठबंधन की दरारें, कई खबरें इस प्रकार की आ रही हैं कि महागठबंधन के अंदर सीट वितरण, उम्मीदवार चयन, गठबंधन प्रबंधन में विवाद है, यानी कि सीट शेयरिंग का मामला उचित रूप से समायोजित नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस अक्सर गठबंधन में सीट ज़्यादा मांगती है। कुछ समाचार संकेत ऐसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ सीटें मांगी जो उसके लिए आसान नहीं थी, या गठबंधन में आरजेडी की प्रमुख भूमिका को चुनौती दी थी। राहुल गांधी का सक्रिय प्रचार यात्रा। राहुल गांधी ने बिहार में लंबी यात्रा की है, यह तथ्यात्मक है। विभिन्न खबरों में, टीवी में, गोदी मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में इस खबरों को प्रमुखता से दिखाया गया। यह दिखाता है कि कांग्रेस सक्रिय है, लेकिन सक्रिय होना अलग बात है, प्रभावी होना अलग बात है। अब वो कितना प्रभावी अपना परिणाम दिखा पाती है, ये एक अलग चीज़ है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि महागठबंधन कांग्रेस की संगठनात्मक चुनौतियां हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी राह आसान नहीं दिख रही है। यह हारने का काम कहने के बजाय बेहतर करेंगे, जीत के योग कम है, ऐसा संकेत स्पष्टतः दिख रहा है। इसके अलावा जो मतदाता है इस चुनाव का, उसने ये लगभग ये तय कर लिया है, उनके बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है कि इस बार दोनों बड़े गठबंधन को धूल चटाई जाए। यह बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतदाताओं का दृष्टिकोण में बदलाव, नए मतदान पैटर्न, परंपरागत दलों से थकान होना आदि। सर्वे एवं विश्लेषण बताते हैं कि बिहार में विशेष ईबीसी यानी कि एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेज व अन्य पिछड़े वर्गों में अब राजनीतिक चेतना बढ़ चुकी है। जाति सर्वेक्षण ने उनकी चेतना को और ज़्यादा मुखर बना दिया है। इससे एक नया मतदान प्रवाह बिहार में बन सकता है, जहां मतदाता सिर्फ परंपरागत दल व गठबंधन को इस बार वोट नहीं देगा, बल्कि बदलाव व नए विकल्प को तलाशने की कोशिश करेगा और अपना मताधिकार का प्रयोग उसी दल के लिए करेगा जहां उसको कोई नया विकल्प या अच्छा विकल्प मिलता हुआ महसूस देगा।
तीसरा विकल्प जैसे जन स्वराज पार्टी का जन्म इसी पृष्ठभूमि में हुआ है। इस तरह गुप्त समझौता से यह लगता है कि मतदाता शक्ति अब खुली है, बड़ी पार्टियों के बाहर भी जा रही है और इस प्रवाह को दोनों बड़े गठबंधनों ने पूरी तरह नियंत्रित नहीं किया है, या वो मतदाताओं के मन की बात पढ़ पाने में दोनों ही एनडीए और इंडिया ब्लॉक असफल रहे हैं। निष्कर्ष यह है कि मतदाता की प्रवृत्ति की यह किस्त बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। यदि समय पर सही उम्मीदवार दिए जाएं और अच्छी रणनीति मिले तो चुनाव में कामयाबी हासिल की जा सकती है। आगे हम विश्लेषण करेंगे, कुछ बिंदुओं को देखेंगे कि किस गठबंधन दल ने किन कला प्रणाली से काम किया है और क्यों वह मायने रखता है। जाति, वर्ग तथा सामाजिक समीकरण। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, बिहार में हाल ही में कास्ट सर्वे हुआ है, जिसने यह दिखाया कि ईबीसी यानी एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेज लगभग बिहार में 36% की आबादी में अपना अस्तित्व रखती है, यानी कि एक बहुत बड़ा चंक है ये 36%। राजनीतिक दलों ने लगातार जात वर्ग के हिसाब से अपने उम्मीदवारों का चयन किया है। उदाहरण के लिए कुछ दलों ने ऊपरी जातियों अपर कास्ट को अधिक टिकट दिए हैं, जबकि कुछ दलों ने पिछड़ों और अति पिछड़े लोगों को टिकट दिए हैं। इस बार यह स्पष्ट संकेत दिख रहा है कि दलों की पुरानी वोट बैंक नीति, रणनीति, यादव मुस्लिम आदि की जो अपर कास्ट समर्थन ईबीसी अब पुरानी नहीं रही है। बदलाव अब सभी वर्गों में आ रहा है। उदाहरण के लिए अगर कोई दल सिर्फ यादव मुस्लिम ब्लॉक पर निर्भर करेगा तो ईबीसी यानी कि एक्स्ट्रा बैकवर्ड क्लासेज जो काफ़ी बड़ी संख्या में हैं उन्हें खो सकता है। इसके अलावा युवाओं और शहरी वोटरों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण इस चुनाव में रहने वाली है। रणनीति तत्व उम्मीदवार चयन में जाति संतुलन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, सीट शेयरिंग, गठबंधन दस्तावेज, प्रचार भाषा, विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी अब उतना ही मायने रखने लगी है जितना कि जाट वोट बैंक का। उम्मीदवार चयन और गठबंधन सपोर्टर दलों की भूमिका। उम्मीदवार चयन का मुद्दा इस बार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन प्रत्याशी होगा, किस दल का प्रत्याशी होगा, गठबंधन के छोटे सहयोगियों को कितनी सीटें मिल रही हैं, इत्यादि इत्यादि। छोटे सहयोगी दलों जैसे उदाहरण के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं। उनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर दिख रही है क्योंकि उनके एक उम्मीदवार सीमा सिंह का पर्चा पहले ही खारिज हो चुका है। यदि गठबंधन मुख्य दल भाजपा, जदयू या आरजेडी, कांग्रेस उन्हें सतह पर कमज़ोर स्थिति में दिखे। गठबंधन में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों श्रेणियां चल रही हैं। उदाहरण के लिए महागठबंधन में कांग्रेस व आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पर टकराव नित्य प्रति दिख रहा है। इसीलिए उम्मीदवार रणनीति, प्रचार भाषा, वोटर संपर्क यात्रा, जैसे राहुल गांधी ने 1700 किलोमीटर की यात्रा की, इत्यादि में तैयारी करने वाला गठबंधन बेहतर स्थिति में माना जा सकता है। प्रचार यात्रा, घोषणाएं और सरकार की छवि ये इस चुनाव में क्या महत्व रखेंगे। चुनाव के पहले चरण में सरकार द्वारा मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं घोषित की गई हैं। उदाहरण के लिए नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है। प्रचार यात्राओं में भाजपा एनडीए को वेंटेजम मिली है, जैसे प्रधानमंत्री के 2 सभा कार्यक्रम बड़े स्तर पर प्रचार करेंगे। विपक्ष भी सक्रिय है, लेकिन उसके सामने संगठन, एकता व सीट वितरण की चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। सरकार की छवि, कार्यकाल की उपलब्धियां और विपक्ष द्वारा उठाई जा रही स्थानीय शिकायतें
बेरोजगारी, मतदाता सूची इशू इत्यादि हैं, आज भी निर्णायक सिद्ध होने वाली हैं। मतदाताओं की प्रवृत्ति, तीसरे विकल्प व गुम वोटर। सर्वे बताते हैं कि मतदान के समय तीसरा विकल्प और उदासीन वोटर इस बार काफ़ी मात्रा में रहने वाला है। युवा, शहरी, प्रवासी श्रमिकों की शुरू में भूमिका बढ़ी है, विशेषकर जहां मुख्य दलों को लगता था कि उनका वोट बैंक अडिग है। अब हालात बदल रहे हैं, उनको अपनी स्थिति खराब होती हुई लगातार दिख रही है। मतदाता उद्वेदना यानी कि वोटर अपैथी, या हमेशा इस पार्टी को वोट दिए, अब कुछ बदलेगा क्या, की सोच भी कुछ हिस्सों में उभरती हुई दिख रही है। इसीलिए राजनीतिक सुझावों, विज्ञापनों व सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ रही है। इसने राजनीतिक दलों को ग्राउंड लेवल पर काम करने पर मजबूर किया है। जनसंपर्क, बूथ संपर्क, स्थानीय नेतृत्व को भी सक्रिय किया गया है। संभावित परिणामों की रूपरेखा। अब हम यह अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे कि 14 नवंबर को परिणाम किस प्रकार के आ सकते हैं, किन बातों पर निर्भर होंगे और क्या क्या संभव है भविष्य में। ध्यान रखें, यह निष्कर्ष नहीं बल्कि परिदर्शन यानी कि सिनेरियोज दिए जा रहे हैं। संभावित स्थिति 1, एनडीए बड़ी बढ़त के साथ सामने आए। यह निम्न बिंदु काम कर जाए तो यह संभव है। भाजपा जदयू गठबंधन में सीटों का चयन, उम्मीदवारों, नामांकन, प्रचार यात्रा और आदि में सफलता मिले। सरकार की योजनाओं जैसे मुफ्त बिजली, अन्य सामाजिक कल्याणकारी घोषणाएं मतदाताओं को संतुष्ट कर सकती हैं। विपक्षी गठबंधन, महागठबंधन में संगठन दरार, सीट वितरण आदि विवाद की वजह से विपक्ष कमजोर दिख सकता है। तीसरे विकल्प ने अपेक्षा से कम प्रभाव दिखाया है। अधिकांश मत पुराने गठबंधनों के बीच हो रहे हैं। वोट विभाजन मसलन विपक्ष के मत 2-3 खंडों में बटे हुए हैं और एनडीए को लाभ मिल सकता है। इस स्थिति में एनडीए स्पष्ट बहुमत यानी कि 122 सीट से अधिक सीटें जीत सकता है। सरकार निर्माण उनके हाथ में होगा और नीतीश कुमार गुरु की जगह फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या भाजपा अन्य किसी नेता को आगे कर सकती है। संभावित स्थिति 2, बेहद करीबी मुकाबला होगा, परिणाम त्रिशंकु वाली स्थिति रह सकती है। यह शायद सबसे संभावित दृष्टिकोण है, क्योंकि सर्वे कह रहे हैं कि दोनों गठबंधन लगभग बराबरी पर हैं, अंतर 1 से 2% है। इस परिदृश्य में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट वितरण बहुत प्रभावित होगा। कुछ जिलों में एनडीए बढ़त तो कुछ जिलों में विपक्ष को बढ़त मिल सकती है। तीसरे विकल्प ने 5 से 10% वोट प्राप्त करने हैं। इससे पारंपरिक गठबंधनों को निश्चित ही क्षति होगी और यानी ये भी कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर वोट कटवा पार्टी के रूप में जाने जा सकते हैं। कुछ सीटें पेटेंट क्लोज होंगी, जहां जीत हार कुछ 100 वोटों से के अंतर से ही तय होगी। गठबंधन सहयोगियों की स्थिति महत्वपूर्ण होगी, कौन किस बूथ पर सक्षम था। इसीलिए संभव है कि परिणाम बहुत से नीचे आए, गठबंधन सरकार बने, लेकिन छोटे दलों को साथ लेकर, या कोई समझौता सरकार बन सकती है। संभावित स्थिति 3, महागठबंधन से उत्साहवर्धक वापसी। यह थोड़ा कम संभावित लेकिन संभव है। यदि विपक्ष ने जमीन पर बेहतर काम किया हो तो वोटर उत्साहित हों, एनडीए को बहुत बड़ी नाराजगी का सामना करना पड़े, ऐसी स्थिति हो सकती है। महागठबंधन बड़े भूभाग से में सेंटीमेंट व वोट स्विंग कराने में सफल हो, एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी के चलते व्यापक क्षति का सामना करना पड़ जाए। तीसरे विकल्प ने कुछ विशेष रूप से कुछ जिलों में वोट कटर का काम किया है। इन कारकों से महागठबंधन को अहम संख्या मिल सकती है।
इस परिदृश्य में संभव है कि महागठबंधन सरकार बनाने में करीब पहुंच जाए और हो सकता है कि राज्य में विपक्ष सत्तारूढ़ व्यवस्था बदल जाए। अब हम आते हैं इस बिंदु पर कि क्या कांग्रेस और भाजपा के बीच एक गुप्त समझौता हो चुका है, अपने आप में कई गंभीर मसले रखता है। इसके अलावा मतदाता शक्ति का एक ऐसा रूप जो दोनों बड़े गठबंधनों को पार करना चाहती है, वह चुनाव के परिणामों में तूफानी बदलाव ला सकता है। आइए इस विषय में विचार करते हैं कि ये कैसे संभव होगा। यदि पारंपरिक वोट बैंक, जाति, वर्ग, धर्म, समूह अब इतने दृढ़ नहीं रहे तो यह गुप्त समझौता मतदाता स्वतंत्रता, बदलाव की चाह, गठबंधन और विधानसभा चुनाव को परिणामों को अनअपेक्षित बना सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी क्षेत्र में परंपरागत दलों का जन समर्थन गिरा हो तो वहाँ तीसरे विकल्प ने अच्छी कैंपेनिंग की हो तो वहाँ पारंपरिक समीकरण टूट सकते हैं। राजनीतिक दलों ने यह भी समझ लिया है कि अब सिर्फ जाति वोट बैंक फोर्स से काम नहीं चलेगा। उन्हें बूथ प्रभाव, उम्मीदवार, लोकल काम, वोटर मेकिंग, सोशल मीडिया पर सक्रियता आदि पर विशेष जोर देना होगा। इस तरह का बदलाव वोटर्स का गुप्त समझौता कहलाया जा सकता है, जहां मतदाता निजी रूप से तय कर रहे हैं कि वे सिर्फ दल, नाम या गठबंधन से नहीं बल्कि परिवर्तन चाहते हैं। इस वजह से चुनाव परिणाम पारंपरिक पूर्वानुमानों से हट करके आ सकते हैं, अर्थात सीटों की संख्या गणना में बड़े बदलाव इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में होने वाले हैं। कौन कौन सीटें कांटे पर होंगी यह बहुत अधिक महत्व रखेगा। किन सीटों पर इस बार खास नज़र रहेगी। इस बार कुछ चुनाव में विशेष सीटें हैं जहां पूरे विश्व की, पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया की, सोशल मीडिया की विशेष कवरेज रहने वाली है। नंबर 1 नालंदा सीट पिछले बार लगभग 12 वोट से जीत हुई थी। बारबीघा पिछले चुनाव में 113 वोट से जीत तय हुई थी। मतिहानी जहां तीसरे दलों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। इनकी वजह से कहा जा सकता है कि इस बार ये बल्ली की नोक पर सीटें होंगी जहां पारंपरिक निष्कर्ष निकालने होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 14 नवंबर को क्या हो सकता है। यह निराश्रित, खुला और परिवर्तन प्रधान चुनाव हो रहा है, जहां बड़े बड़े गठबंधन को सिर्फ अपनी पुरानी मजबूती पर भरोसा नहीं रख सकते। यदि एनडीए ने अपने संगठन और कदम सही रखे, उम्मीदवार चयन सूझबूझ के साथ किया तथा वोट वितरण, प्रचार यात्रा, मतदाता संपर्क में पिछड़े तो एनडीए को बढ़त मिल सकती है। यदि महागठबंधन ने समय रहते सीट वितरण का समझौता कर लिया, उम्मीदवारों का चयन को निष्पक्ष रखा, मतदाता उपयोगी विषयों जैसे रोजगार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई, सामाजिक न्याय पर काम किया तो वे मुश्किल से हार को टाल सकते हैं या आसपास आ सकते हैं। तीसरे विकल्प या गुम वोटर की श्रेणी में की भूमिका इस चुनाव में बहुत अहम होने वाली है, जहां पारंपरिक वोट बैंक टूटेंगे या नया विकल्प अब इस बार अपना उद्देश्य साध पाएगा। कई सीटें निर्णायक होंगी जहां विजेता वोटर मार्जिन बहुत कम होगा, इसलिए हर बूथ, एक बूथ, 2 बूथ की रणनीति मायने रखेगी। भाजपा कांग्रेस दोनों तरफ कहीं न कहीं अपना साथी ही बिछा सकते हैं। गठबंधनों में सतह के सहयोग की बीच गहरी प्रतिस्पर्धा भी चल रही है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव 2025 के बीच में आपको
सूचना देने का कार्य किया कि किस प्रकार कांग्रेस और भाजपा दोनों आपसी मिली भगत से क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के पर आमादा हैं। क्या अब वे भाजपा और कांग्रेस अपने इस उद्देश्य में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा। आपको कौन सा गठबंधन या तीसरा विकल्प इस बार सरकार बनाते हुए दिख रहा है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन चुनें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।